अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे मिजाज। आज सुबह से एक ख़बर जो गर्दिश कर रही है पूरे पाकिस्तानी हलकों में, सोशल मीडिया पर, और ख़ास तौर पे बलूचिस्तान और कोयटा के अंदर। बलूचिस्तान के अंदर एक नौजवान है, ब्यूटम यूनिवर्सिटी से फ़ारिग तहसील, और उन्होंने कोई अनोखा सा एवार्ड जीता है और पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। वो कुछ उसकी तफसील मैं बता सकता हूँ, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि वो तफसील आपको वो नौजवान ही बताएं। तो सात सब समंदर पार हैं। और उनका बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। हमने आज पूरा दिन उनको रिक्वेस्ट की और अपने कीमती वक्त में से उन्होंने वक्त निकाला और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ऑनलाइन। फराज साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया सर, आपने। हम बहुत खुशामदीद कहते हैं आपको नज़रबान बलूचिस्तान के स्टूडियो में, हमारे शो में, और बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें वक्त दिया। तो हमें ये बताइएगा, ये सब क्या आपको अवार्ड मिला, और ये सब क्या, हमारे नाज़रीन को ज़रा समझाइए कि क्या अवार्ड है और कैसे ये यहाँ तक आप पहुँचे। बेसिकली मेरा ये अवार्ड है एक ऐसे इनोवेटिव मटेरियल की तरफ जो कि ऑटोमोटिव की इंटीरियर्स के अंदर इस्तेमाल हो सकता है। बेसिकली पाकिस्तान की सरजमीन बड़ी जरखेज है और अल्लाह ताला ने हमें बहुत सारे मिनरल से और बहुत सारे अदर मादनियात से हमें नवाजा है। उसमें से हम जिस पे काम कर रहे थे वो है नेचुरल मटेरियल्स, नेचुरल फाइबर्स। और हमने क्या किया, हमने ये देखा कि पाकिस्तान के अंदर नेचुरल फाइबर्स में खास तौर पे बनाना फाइबर्स पे जब मैंने काम करना शुरू किया था तो बहुत कम लोग थे। दे आर वेरी रेयर पीपल्स। तो हमने वो काम शुरू किया। जब हमें फाइबर की ज़रूरत थी तो फाइबर नहीं मिला, उसके लिए हमने मशीन खुद डेवलप की, उसको पेटेंट भी कराया और फिर मशीन मैन्युफैक्चर भी की। और फिर एक कंपनी, नेचुरल फाइबर कंपनी, जिसको मोहम्मद फवाद फारूक ओन करते हैं, उनकी हेल्प से हमने वो मशीन डिप्लॉय करवाई सिंध में। और मेरे साथ डॉक्टर कासिम सिद्दीकी, जिनका ये विजन था कि हम इस नेचुरल फाइबर्स को आगे लेके चलेंगे और पाकिस्तान के इस मटेरियल्स को एक आउटस्टैंडिंग मटेरियल हम बनाए के रहेंगे। तो पिछले 3 साल से दिनों रात मेहनत करने के बाद, अपनी ब्लड एंड स्वेट देने के बाद हमने ये ऐसा इनोवेटिव मटेरियल बनाया है। दिस इज़ सो ऐसे हम लोग कहते हैं बनाना फाइबर कंपोजिट मटेरियल, और दूसरी आसान ज़बान में कि नेचुरल फाइबर कंपोजिट मटेरियल। इस मटेरियल की खासियत ये है कि ये बहुत लाइट वेट है और ये इसकी स्ट्रेंथ उन तमाम पैरामीटर्स को पूरा करेगी जो कि ऑटोमोटिव इंटीरियर्स के अंदर चाहिए होते। सो पूरी दुनिया तो मटेरियल बना रही है, नेचुरल फाइबर कंपोजिट भी बना रही है। हमने अनोखा काम क्या किया? हमने अनोखा काम ये किया कि पूरी दुनिया नॉन वूवन शीट्स इस्तेमाल करी थी। हमने फर्स्ट एवर वूवन शीट्स इस्तेमाल की ताकि वो स्टैंडर्ड मेंटेन हो सके जो ऑटोमोटिव्स की सर्टिफिकेशंस, रूल्स एंड रेगुलेशन को पूरा कर सके, ताकि अच्छा एक अच्छा, स्टैंडर्ड बन फराज सके। साहब, यहाँ मैं आपको थोड़ा सा रोकना चाहूँगा। यहाँ एक सवाल है मेरा कि आपने अभी बताया कि नेचुरल फाइबर नहीं मिल रहा था, मशीन्स नहीं थी, और फिर आपने ये तमाम मशीन वगैरह यहीं पे बनाई और उस पे काम शुरू किया। तो ये सब काम कोयटा बलूचिस्तान में हुआ? बिल्कुल ऐसे ही है जनाब। ये कोयटा बलूचिस्तान ब्यूटम्स की लेबोरेटरी अंडर द सुपरविजन ऑफ डॉक्टर कासिम सिद्दीकी, हु इज द एचओडी ऑफ ब्यूटम्स डिपार्टमेंट, ये उनके अंडर हुआ। हमने मशीन ब्यूटम्स के अंदर डेवलप की और हमने ये प्लांट नेचुरल फाइबर कंपनी की वजह से इस लसबेला और सिंध में लगाया, वहां से फाइबर एक्सट्रैक्ट किया और फिर फैब्रिक बनाया, और फिर ब्यूटम्स ही की लेबोरेटरीज में हमने ये फैब्रिक को वीव करके और फिर उन्हीं की लेबोरेटरीज में हमने ये कॉम्पोजिट डेवलप किया। यानी कि फराज साहब, हम कह सकते हैं कि ब्यूटम यूनिवर्सिटी में ने आपका बहुत साथ दिया, और ये बुनियादी तौर पर इसका जो ख्याल आया वो आपको कहाँ से आया? जी, जी, बिल्कुल। ब्यूटम यूनिवर्सिटी का मैं खुद मास्टर्स का रिसर्च स्टूडेंट अभी अभी भी हूँ। ऑल्दो मेरी मुकम्मल होने वाली है मास्टर्स, लेकिन मैं भी उसका स्टूडेंट हूँ, तो मेरी मेरी रिसर्च ये थी कि मैंने मटेरियल बनाना था। और ख़्याल हमें कहाँ से आया, क्योंकि मेरा बैचलर्स भी इसी पर था। जब मैंने काम करना शुरू किया था तो मैंने बोला कि जिस काम तक मुझे पहुँचना है उसकी एक ईंट भी अवेलेबल नहीं है मार्केट में। तो मैंने बैचलर्स की एफआरपी प्रोजेक्ट मेरा इसकी एक्सट्रैक्शन की मशीनों पर था और फिर उसका फैब्रिक बनाना था, वो मैंने बनाया। फिर मास्टर्स में मेरी रिसर्च थी कि मैं इसका कंपोजिट बनाऊँ। तो ये सारा हमें ख़्याल रिसर्च हमने किया, रिव्यूज़ किए गूगल स्कॉलर से,
पेपर्स पढ़े, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों से बात की, चाइना पे मैंने रिसर्च की, इंडिया की उस पे रिसर्च की, किसने ऐसा काम किया है। फिर इन सब चीज़ों को जाँचने के बाद हमें मालूम हुआ कि दुनिया में कहीं पे भी ऐसा काम नहीं हुआ। सो लेट्स डू दिस रिसर्च एंड लेट्स मेक इट ऑन द नेक्स्ट स्टेज। तो शुरू में फराज साहब आपको बिल्कुल भी इस बात से ज़रा भी परेशानी नहीं हुई कि आप एक ऐसे आइडिया के बारे में सोच रहे हैं जिस पे आपका भी कहना था कि आप पूरी दुनिया में इस पे काम नहीं हुआ और आप कोयटा में बैठ के ये सोचते हैं, तो आपको कभी ये ख्याल आया कि मैं क्या सोच रहा हूँ और ये कैसे होगा? आपकी बात बिल्कुल मुनासिब है। ये कोयटा एक हमने एक उसमें अक्सर रहता है कि कोयटा एक बहुत जो है ना पाकिस्तान का एक लो ग्रेड प्रोविंस है, एक लो ग्रेड शहर है सॉरी, और बलूचिस्तान लो ग्रेड प्रोविंस है। लेकिन चूँकि दुनिया एक ग्लोबल हब बन चुकी है, दुनिया जहाँ की कहीं की भी इंफॉर्मेशन, कहीं की भी रिसर्च गूगल स्कॉलर्स पर मौजूद है, बहुत सारे इदारे हैं, उनकी रिसर्च यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनकी पब्लिकेशंस हो चुकी हैं। तो कोई ऐसा कोई बंदा किसी गाँव में कहे कि फलाँ दुनिया के किसी कोने की इन्फॉर्मेशन मुझ तक नहीं पहुँची, तो ये आज के दौर में कहना गलत होगा। तो और जिस लगन से हमने काम करना शुरू किया है, हर बंदे का पैशन होता है। जब इंसान अपने काम में अपने पैशन को अचीव करता है, तो फिर उसको रिज़ल्ट का शायद इतना वो नहीं होता कि मुझे कोई रिज़ल्ट मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिला तब भी ठीक है। ये तो अल्लाह ताला की तरफ से एक एज़ाज़ था जो मुझे मिल गया। ये हमारी मेहनत का एज़ाज़ था। अगर ना भी मिलता, तो मुझे इसको इस लेवल तक पहुँचाना था क्योंकि मेरा पैशन है और मुझे इस पैशन को अचीव करना है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा फराज साहब कि एक सफ़र होता है, उसमें कोई क्रिएटिव काम होता है, उसके प्रोसेस में कभी कभार सांस फूल जाता है इंसान का, इंसान अपनी हिम्मत हार जाता है, या कोई इर्द गिर्द के लोग बोल देते हैं, करीबी साथी कोई हिम्मत तोड़ देता है। तो वो कौन सा जज्बा था कि जिसने आपको इस मुकाम तक पहुंचा दिया? मैं सारा क्रेडिट देना चाहूँगा 2 लोगों का। और सबसे पहले तो माँ-बाप तो बेशक बिल्कुल पीछे हैं ही हैं, खड़ी हैं, उसमें कोई शक नहीं कि माँ-बाप जो है ना उनका बड़ा साथ रहा। लेकिन 2 लोग ऐसे थे कि जिन्होंने मुझे देखा, एक मेरे सुपरवाइज़र डॉक्टर कासिम सिद्दीकी और दूसरे मोहम्मद फवाद फारूक जो ओनर थे नेचुरल फाइबर कंपनी के। इन्होंने बोला बेटे जो पैशन तुम्हारे अंदर है, तुम कुछ ज़िंदगी में अचीव कर जाओगे इस पैशन को साथ लेकर। और उन्होंने बिलीव यू मी ऐसा-ऐसा हुआ है कि मेरा कोई ख़ानदानी ताल्लुक नहीं है उनसे, कोई खूनी रिश्ता नहीं है। लेकिन उनके उनके घर में मैं रातों को उनके साथ सोया हूँ और उनके साथ रात गुज़ारी है क्योंकि सारी बातें ये हैं कि वो रिसर्च में सुबह हम काम करते हैं, रात को बैठ के हम रिसर्च कर रहे होते हैं। और कितनी-कितनी रातें उन्होंने मुझे दी हैं, अपनी अपनी जॉब से हटकर उन्होंने मुझे जो है ना मेरे विज़न को पॉलिश किया है कि फराज़ यू हैव द पोटेंशियल, तुम्हारे पास वो पावर है कि तुम कर सकते हो। तो मेरे अंदर जो वो एक कभी-कभार एक ब ब उलझन सी आती थी कि मैं क्या कर रहा हूँ, किधर जा रहा हूँ? बट एवरी टाइम दे क्लियर माय विज़न, दे गिव मी द पावर ऑफ होप कि यस यू कैन अचीव दिस। और ये आज उन्हीं का मैं एक लगाया हुआ पौधा हूँ जो मैं खड़ा हूँ। अच्छा फराज साहब, जब आपने काम शुरू किया था इस आइडिया पे, तो ज़ाहिर है आप अकेले होंगे, लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता आप इस पे कुछ इस पे आइडिया पे इम्प्रूवमेंट आती रही, तो आपके साथ एक टीम जुड़ी। क्या आप टीम को इंट्रोड्यूस कराना चाहेंगे आप? आपको सच्ची बात बताऊँ, मैं जब शुरू हुआ था तो मेरे पास से साथ एक टीम थी। जब मैं शुरू हुआ था तो मैं अपनी टीम को लेके साथ शुरू हुआ था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस तरह हमने मेहनत की तो वो टीम चूँकि हर किसी के अंदर अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ सलाहियतें रखी होती हैं। उनको जॉब्स मिलती गई, टीम टूटती चली गई। और अगर टीम होती तो शायद मैं बहुत जल्दी अचीव कर लेता। ओके, मतलब यहाँ पे मतलब वो उल्टा हुआ है, आप एक टीम यहाँ पे वो लेकर उल्टा चले थे हुआ और है। अकेले पहुंचे। मैं टीम को लेके चला था लेकिन टीम वर्क के बात दरअसल ये है कि हमारा चूँकि हर किसी को अपने घर के फाइनेंस भी देखने होते हैं, तो उनको जॉब्स मिल गई। तो उन्होंने बोला इसमें कुछ तुम जो रिसर्च कर रहे हो उसमें कोई नज़र नहीं आ रहा हमें कोई फाइनेंशियल बेनिफिट। ठीक है, लेकिन मैं मुल्क का सोच रहा था कि यार हमें एक ऐसी चीज़ डेवलप करने जा रहा हूँ, जो मैं डेवलप कर गया तो एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है पूरे मुल्क के लिए। एक इकोनॉमी एक क्रिएट हो जाएगी पूरे मुल्क में कि हम इनोवेटिव मटीरियल ऑटोमोटिव के इंटीरियर मटीरियल्स पाकिस्तान से जाएँगे। तो मुझे उस दिन का इंतज़ार था कि यार ये मुझे अचीव करना है। तो तो आज मेरी आज टीम वो बिल्कुल टीम में से किसी का फ़ोन आया है आपके पास?
जी, जी, बिल्कुल। मेरी टीम के कुछ 2 बंदे यहीं पर जर्मनी में पढ़ रहे थे और बहुत खुश हुए कि फराज़ भाई वाक़ई यार, आपका जो विज़न था, आपकी जो मेहनत थी वो रंग ले आई। और मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरी टीम नहीं है, बेसिकली कासिम साद और मोहम्मद फवाद फारूक ये मेरी टीम है बेसिकली। इनको ये मेरे सुपरवाइज़र हैं, मेरे बड़े हैं, लेकिन इनको ये मेरे दोस्त हैं। मैं इनके साथ जो है ना मज़ाक भी करता हूँ, हँसता भी हूँ, मुझे डाँटते भी हैं, मुझे समझाते भी हैं। यही मेरी टीम है। और जो मेरी पुरानी टीम थी बैचलर्स में वो सब सब चले गए हैं, कुछ जॉब कर रहे हैं। उन सब की तरफ से मैसेज आया कि फराज़ भाई यू रियली डिड अ ग्रेट जॉब। अच्छा फराज भाई, मुझे ये बताइएगा कि अब जो आपकी इस इन्वेंशन से पाकिस्तान की मईशत में और दीगर जो शोबों में क्या फ़र्क आ सकता है, कितनी बेहतरी? जैसा कि मैंने आपको बताया कि अब दुनिया सारी जो मैं इस हेमटेक्स अटेंड भी की और कॉन्फ्रेंस अटेंड भी की। दुनिया सारी सस्टेनेबिलिटी की तरफ जा रही है। मेरा पैगाम है कि वो सस्टेनेबिलिटी वो चीज़ होती है कि ऐसी ऐसी चीज़ें, ऐसी मटेरियल्स जो माहौल को ख़राब भी ना करें, उसका माहौलियात पे नेगेटिव इफ़ेक्ट भी ना हो और वो पॉज़िटिव इफ़ेक्ट हो और वो माहौल दोस्त भी हो। वो सस्टेनेबिलिटी कहलाती है। ठीक है? तो दुनिया सारी सोच रही है कि हमने प्लास्टिक और पॉलिएस्टर को इस्तेमाल करके जो हमने ऑयल के ज़ख़ीरे हम ऑयल जो इस्तेमाल करते हैं, उसने इतनी पॉल्यूशन फैलाई है और फिर प्लास्टिक से इतने नुकसानात हैं दुनिया में उसके बेइंतहा नुकसानात हैं मेरे सार्फ़िन को मालूम होगा। तो दुनिया अब नेचुरल फाइबर्स की तरफ आ रही है और एज़ाज़ अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को दिया कि पाकिस्तान के अंदर नेचुरल फाइबर्स के सोर्सेज़ में कमी नहीं है। बनाना फाइबर्स के सोर्सेज़ में कमी नहीं है। तो पाकिस्तान की मईशत को एक बहुत बड़ा बेनिफिट है कि पाकिस्तान के अंदर अब कॉटन के बाद नेचुरल फाइबर्स में बनाना फाइबर्स वो नेक्स्ट फाइबर्स हैं, जो कि बूस्ट देने वाले हैं। मेरा ये विज़न कहता है कि बनाना फाइबर अपकमिंग नेक्स्ट गोल्डन मटीरियल है पाकिस्तान के लिए। तो फराज साहब, आप जर्मनी में अभी हैं, तो आपका जी, ये जी। सफ़र कैसा, कहाँ कैसे आप पहुँचे, कोयटा से आपने कैसे राब्ता हुआ, कैसे ये चीज़ें मैनेज हुई? हर साल एक कॉन्फ्रेंस होती है डीएनएफआई, डिस्कवर नेचुरल फाइबर। हर साल वो पेपर्स थ्रू आउट पूरी दुनिया से वो पेपर्स मंगवाते हैं और वो रिसर्च का कंपैरिजन करते हैं कि कौन-सी ऐसी रिसर्च है, जो कि वाक़ई एक इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती है, इसके अंदर एक इम्पैक्ट का पावर है और हर साल वो पूरी दुनिया से पेपर्स आते हैं। तो मैंने चूँकि मेरा मास्टर्स मैं अपना रिसर्च पेपर लिख रहा था, तो मैंने अपना पेपर वहाँ भिजवाया और उन तमाम पेपर्स के अंदर मेरा पेपर सेलेक्ट हुआ कि यार दिस इज़ द वर्क दैट जो रियल स्टैंडर्ड्स पर हुआ है ना कि रियल स्टैंडर्ड पे हुआ बल्कि एक ऐसा काम है जो कि एक क्रिएट जो सिर्फ ज़हन के अंदर नहीं है बल्कि वाक़ई एक काम क्रिएट किया गया है और वो चीज़ वाक़ई फिज़िकल फॉर्म में है। तो इसी वजह से फिर मुझे अवार्ड चुना गया क्योंकि हम देख रहे होते हैं कि क्योंकि हम रिसर्च के बंदे हैं, तो हम देख रहे होते हैं कि दुनिया में कहाँ-कहाँ नेचुरल फाइबर्स पे काम हो रहा है और ये उसी का होरिज़न जो हमें मिला और ये अवार्ड उसी का नतीजा है। अच्छा ये मुझे बताइएगा फराज साहब, अल्लाह आपका सर और फराज करे और मुल्क का नाम भी आप फराजों पे पहुंचाएं, बुलंदियों पे पहुंचाएं। जब आपको अवार्ड मिला और तो ये सबसे पहले आपने किसको कॉल की और किसको बताया? इस खुशी का इजहार सबसे पहले कहाँ किया आपने? अल्लाह ताला के बाद सबसे बड़ी खुशी का एहसास जो ना मैंने अपने अम्मी-अब्बू को किया, फ़ोन किया, उनको बताया। क्योंकि मेरे पीछे जो मेरी फाइनेंशियल सपोर्ट है, वो मेरे अम्मी-अब्बू ने मुझे सपोर्ट किया। मेरी टिकट्स वगैरह, मेरी रिहाइश वगैरह उन्होंने सपोर्ट किया। और 2 साल जो कि मैं कोई जॉब नहीं कर रहा था, मैं सिर्फ़ रिसर्च कर रहा था, तो मेरी फाइनेंशियल सपोर्ट तमाम मेरे अम्मी-अब्बू की तरफ से थी। तो मैंने सबसे पहले फ़ोन अपने माँ को किया और कि जी हाँ, अ, आपके बेटे ने जो है ना इतना अवार्ड जीता और पाकिस्तान का नाम फ़ख्र से बुलंद किया है। सब मेरे प्रोफ़ेसर और मेरे फवाद फारूक जो ऑनर थे, वो तो मेरे साथ थे ही थे, वरना मैं इनको फ़ोन करता। तो वो तो मेरी टीम के साथ थे, वो मेरे साथ थे। लेकिन मेरा पहला फ़ोन जो है ना, वो मेरे अम्मी-अब्बू को था। और उनका रिएक्शन क्या था? बहुत खुश थे, बल्कि खुशी के आँसू से रो रहे थे उस टाइम पर कि तुमने हमारा नाम बुलंद कर दिया। फ़ख्र से ना कि सिर्फ़ हमारा बल्कि इस शहर का, इस कोयटा ज़िले का, क्योंकि वो उनकी पैदाइश भी कोयटा की है, तो वो कह रहे थे यार कोयटा काफ़ी अरसे से जो है ना बुरे हालात का शिकार बना हुआ है, तो तुमने जो एक काम किया है तो कोयटा की एक रौनक बहाल हो गई है।
बलूचिस्तान की एक नाम होगा कि बलूचिस्तान में भी कुछ है जो लोग कर सकते हैं। अच्छा फराज साहब, तो आपके इस इन्वेंशन से किस सेक्टर में एक बड़ी तब्दीली आ सकती है और कैसे? जैसे कि मैंने बताया कि कंपोजिट मटेरियल्स में हमने ऑटोमोटिव इंटीरियर की बात की, और इस कंपोजिट मटेरियल्स हम मतलब और स्टैंडर्डाइज करके हम बहुत सारी मुख्तलिफ जगहों में वो भी इस्तेमाल किया जा सकता है। हम ऑटोमोटिव इंटीरियर से अगर निकलने आए तो थर्मल सीलिंग्स भी इसकी बनती हैं, बड़ी अच्छी हैं, एक्यूस्टिक इसकी प्रॉपर्टीज भी इसमें अच्छी हैं, साउंड ऑब्जर्वेशंस जो कि बिल्डिंग्स में इस्तेमाल होती है, स्ट्रेंथ के लिए वो चूंकि बहुत अच्छा है। तो इसमें वो तमाम चीज़ें जहाँ स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, ख़ास तौर पे टेंसाइल और फ्लेक्सचर, तो वहाँ पर ये मटेरियल आपका काम आ सकता है। अब मैं किसी स्पेसिफिक इंडस्ट्री को हाइलाइट नहीं करना चाहूँगा कि बगैर फैक्ट्स और फिगर्स के मेरा काम नहीं है मैं बात करूँ, लेकिन मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ में हम इस्तेमाल कर सकते हैं उसको। और जब आपको अवार्ड मिल गया और रजिस्टर्ड हो गया कि अब ये कारनामा आपके सर जाता है, तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई किसी तर्जुमान का किसी ने आपको कॉल की, किसी सरकारी नुमाइंदे ने, और इस हवाले से कोई बात हुई आपकी? फिलहाल मैं हाँ, ब्यूटम्स यूनिवर्सिटी एक इदारा है जिसने हमें वो तो चूँकि मैं जिसमें मैं पढ़ता हूँ वो मेरा अपना इदारा है। बहरहाल गवर्नमेंट की तरफ से कोई ख़ास मुझे नहीं आया, सिवाय न्यूज़ चैनल्स के एयर बाय न्यूज़ और इन न्यूज़ ने मेरा कुछ इंटरव्यू और चीज़ें मैंने लाइव इंटरव्यू ले लिए थे क्योंकि वहाँ मौजूद थे। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान और स्टिल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कोई ऐसा कॉन्टैक्ट नहीं किया अभी तक मुझसे। मेबी होपफुली दे इनवाइट मी इन फ्यूचर, तो हमारे पॉसिबल है। नज़रबान बलूचिस्तान के प्लेटफॉर्म से कुछ कहना चाहेंगे आप गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान को, फेडरल गवर्नमेंट को? डेफ़िनेटली मैं ये कहना चाहूँगा कि अ अ, हाँ, स्टूडेंट्स जो अपना काम बहुत एक दिल से कर रहे हैं, उनके लिए एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म होना चाहिए जो उनको थोड़ा फाइनेंशियल सपोर्ट भी करे। क्योंकि हम अपनी तमाम टेस्टिंग्स वगैरह जितनी भी चीज़ें हम अपनी मटेरियल्स में हमें चाहिए होती हैं, हम अपनी जेब से दे रहे होते हैं। देयर शुड मस्ट बी सम फंड्स फॉर द स्टूडेंट्स कि वो अपनी रिसर्च करेंगे। रिसर्च दुनिया ने, जर्मनी ने, सबने रिसर्च करके उस चीज़ को कमर्शियलाइज़ किया है और फिर वो जो है ना मुल्क डेवलप कहलाए हैं। उन्होंने रिसर्च पे काम किया। तो रिसर्च के लिए ऐसा फंड्स कोई खास तौर पे बलूचिस्तान के लिए तो कुछ अवेलेबल हो सके, मास्टर्स के स्टूडेंट्स के लिए कुछ तो अगर वो इनोवेटिव करना चाहें, तो वो टेस्टिंग करवाना चाहें, कोई भी मटेरियल डेवलप करना चाहें या रॉ मटेरियल खरीदना चाहें, तो उनके लिए वो चीज़ें अवेलेबल हों, ताकि वो अपनी चीज़ों को इनिशिएटिव इनोवेट कर सकें। हमारे पास बहुत पोटेंशियल है, लेकिन वो थीसिस की सूरत में वो ज़ाया होता है। एक मेरी बात ये थी, दूसरी मेरी बात ये है कि इंडस्ट्री और एकेडमी का कोलैबोरेशन बहुत ज़रूरी है। हमारी अवार्ड की सबसे बड़ी वजह ये है कि हम एक इंडस्ट्री मैं एक एकेडेमिया से था और हमारी कोलैबोरेशन एक इंडस्ट्री के साथ थी और ये कोलैबोरेशंस ने हमें जिताया। तो इंडस्ट्री और एकेडमिक कोलैबोरेशन से ही अ, हम जिस जिस तरह जर्मनी हर पूरे डेवलप कंट्रीज में होती है कि रिसर्च इंडस्ट्री के साथ हो रही होती है, वैसे ही पाकिस्तान में भी ये होना चाहिए कि इंडस्ट्री और एकेडमिया कोलैबोरेट करे, रिसर्च करे, ये डेवलप करे और इंडस्ट्री ग्रो करे। पाकिस्तान के नौजवानों को, बलूचिस्तान के नौजवानों को ख़ास तौर पे क्या पैगाम आप देना चाहेंगे? मैं सिर्फ ये पैगाम देना चाहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास टैलेंट है, टैलेंट की कमी नहीं है, मेहनत वाले लोग हैं, मेहनत की कमी नहीं है। बात सिर्फ मेंटोरशिप की है। हमें शायद अच्छे मेंटोर्स नहीं मिलते और जो एक बंदा है जिसके अंदर पैशन होता है काम करने का, लेकिन वो सही रास्ता इख्तियार नहीं कर पाता, वो भटक जाता है, वो इस दुनिया की कामयाबी तक नहीं पहुँच पाता। उस कामयाबी को जिसको वो डिज़र्व करता है, वो वहाँ पहुँच नहीं पाता। जस्ट बिकॉज़ ऑफ मेंटोरशिप और डायरेक्शन उसकी सही नहीं होती। तो सिर्फ ये पैगाम है कि अपने मेंटोर्स बनाएँ, अपनी चीज़ों को डिस्कस करें, अपने आप को देखें कि मैं किस कैपेबल हूँ और कितनी मेहनत मैं कर सकता हूँ और अपने इस अपने डिपार्टमेंट के अंदर, अपनी स्पेशलिटी के अंदर कहाँ तक जा सकता हूँ। उसके लिए सिर्फ सब्र, मेहनत और मेंटोरशिप ज़रूरी है। ये लाज़मी हर स्टूडेंट को चाहिए कि होनी चाहिए उसके पास। अच्छा, मुझे मैं जाते-जाते आखिरी सवाल करूँगा कि अ, आप अपनी कामयाबी को अगर किसी एक जुमले में बताना चाहें, तो वो क्या जुमला हो सकता है?
हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल आपने किया। एक जुमले में सिर्फ़ यही कहना चाहूँगा कि एक सीधा रास्ता और दूसरा तसलसल के साथ चलते रहना। सीधा बेहतरीन। रास्ता और तसलसल के साथ चलते रहना है, ये मेरी ज़िंदगी की कामयाबी है। और ये आपने अपनी हम सबकी ज़िंदगी के लिए अपने बिल्कुल क्या कहते हैं मग़ज़ बता दिया है कि एक सीधा सबक रास्ता, सबक दे दिया आप सादा आपने हमें रास्ता, हम सबको। मुसलसल रास्ता। वाह। जी नाज़रीन, देखें आज हमने आपको कैसे एक होनहार और गोहरे आबदार से मिलाया, और ये हमारा भी फ़ख्र है, आपका भी फ़ख्र है, पूरे पाकिस्तान का फ़ख्र है। और इनकी जो आखिरी बात है वो हमारे दिल पे रह गई है कि इनकी कामयाबी के पीछे जो है वो एक सीधा रास्ता है और उस पर मुसलसल मेहनत है। आपको दुख हो, आपको खुशी हो, आपको गम हो, आपको तकलीफ़ हो, आपको राहत हो, आपको अपना सफ़र छोड़ना नहीं है, सफ़र जारी रखना है। तो इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए, मुझे और आसिफ साहब को। इंशाअल्लाह अगले हफ़्ते फिर किसी एक नए ख़जाने और नए हीरे के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।